हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस। और इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में हम किस तरीके के एविडेंसेस को एग्जामिन करते हैं। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मटेरियल में हमेशा आता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड। स्पेसिफिकली हम रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ठीक, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, विल्स, टाइटल्स, डीड्स, सील्स, स्टैम्प्स, बैंक चेक्स, हैंड रिटन कॉरस्पॉन्डेंस, मशीन जनरेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि फ़ोटोकॉपीज़ हो गई, मशीन फैक्स प्रिंटर्स, ये सब, और करेंसी नोट्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो सब क्वेश्चन मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कई और चीज़ें भी आती हैं जैसे ग्राफिटी हो गया या फिर डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आपकी एविडेंसेस के फॉर्म में यूज़ होती हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में। अब हम जब भी कलेक्शन करते हैं नोन और अननोन सैंपल का, तो हमारे जो क्यूडीज हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स, वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा में किस तरीके का इंक इस्तेमाल किया गया है और या फिर किस तरीके का मशीन इस्तेमाल किया गया है टू टाइप ऑफ पर्टिकुलर डेटा, उन सबको एग्जामिन करना क्यूडी का काम होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, स्पेसिफिकली हैंड राइटिंग के लिए तो जो भी आपका स्पेसिमेन है, राइटिंग स्पेसिमेन नोन और अननोन जो हमने इससे भी पहले पढ़ा था, तो नोन स्पेसिमेन और अननोन स्पेसिमेन की फॉर्म में आपके स्पेसिमेंस को कलेक्ट कर लिया जाता है। नोन को हम कहेंगे रिक्वेस्टेड राइटिंग स्पेसिमेन और जो आपका अननोन है उसे कलेक्टिंग राइटिंग स्पेसिमेन कहेंगे, और ये आपका एविडेंस है, कलेक्टिंग राइटिंग स्पेसिमेन। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्टेड स्पेसिमेंस होते हैं वो राइटिंग्स डिक्टेट होती है जब किसी भी इन्विजिलेटर के द्वारा राइटर के थ्रू, तो उसे हम रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन कहते हैं। सपोज मेरे सिग्नेचर की फॉर्जरी हुई है, तो मेरे सिग्नेचर जब कोई क्यूडीई अपनी प्रेजेंस में मेरे सिग्नेचर का एक डॉक्यूमेंट या स्पेसिमेन लेके जाएगा, उसको मैं कहूँगी रिक्वेस्टेड स्पेसिमेन। ओके, नेक्स्ट है कोई भी स्पेसिमेन जब क्रिएट करते हैं या फिर हम उसे जब भी स्पेसिमेन पे वर्क करते हैं, तो उससे पहले हमें जो भी आपकी क्राइम साइट है या जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई क्रिमिनल हुआ है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे हम उस तरीके के स्पेसिमेंस को सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि क्योंकि कलेक्शन के बाद ही आप अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे अपने स्पेसिमेन की पहले, और उसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करेंगे कि ये स्पेसिमेन ले जाने लायक है या नहीं है। जिस भी चीज़ में हमें ज़रा सा भी शक होता है, हम उस हर एक डॉक्यूमेंट को एज ए स्पेसिमेन लेके आते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो राइटिंग स्पेसिमेन के कुछ सोर्सेज हैं, और वो सोर्सेज होते हैं जैसे कैंसिल चेक्स की फॉर्म में, लेटर्स, डायरीज, आपके साइंड रिसिप्ट्स की फॉर्म में, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, टैक्स रिकॉर्ड्स हो गए, या फिर साइंड लीगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आपके राइटिंग स्पेसिमेंस हो सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें क्या एग्जामिन करना है, देखो हमें जो एग्जामिन करना होता है किसी भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में, वो हमारे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करता है और बहुत सारी एविडेंसेस के बारे में क्लियर कट रिव्यू हमारा बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जो भी आपकी नोन राइटिंग्स हैं या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो है आपका, ओके, जो नोन और अननोन सैंपल है या क्वेश्चन सैंपल है, उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं किसी तरीके की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ओके, मतलब पॉजिटिव मतलब अगर हम स्मूथली लिख रहे हैं तो ये हमारा एक स्पेसिफिक नेचुरल स्टाइल है लिखने का। लेकिन जहाँ पे जहाँ पे बीच बीच में पॉजेज यूज हो रहे हैं, इट मीन्स क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को आपका फ्रॉडुलेंस का कुछ ना कुछ केस बनता है यहाँ पे, तो वो कॉपी करने की या सिमुलेट करने की कोशिश की गई होगी अगर पॉजिटिव पाई जाएगी किसी भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में। वहीं इनहेरेंट क्वालिटी तो नहीं है किसी डॉक्यूमेंट की। इनहेरेंट क्वालिटी मतलब कि मेरी कुछ स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल जो होती है वो अगर रिपीट नज़र आ रही है किसी डॉक्यूमेंट में, इट मीन्स कि वो मेरा जेन्युइन राइटिंग स्टाइल है और वो मेरे कहीं ना कहीं राइटिंग पैटर्न में नज़र आएगा। लेकिन जो भी अगर फ्रॉडुलेंस वाला केसेस में आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो उसमें ये इनहेरेंट क्वालिटीज़ नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है डिस्गाइज नेचर। हमेशा जो भी आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होता है या फिर जो आपका नोन जो भी राइटिंग्स होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ बदलाव नज़र आते हैं, तो हम उन्हीं बदलाव को क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका रियल जो आपकी राइटिंग है उसी में कुछ ना कुछ बदलाव कर लिए गए हैं, तो अब आपका जो रियल राइटिंग है वो ही क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में बदल गया है।
ओके, तो ये आपका जो आपने ही लिखा है लेकिन उसमें किसी ने बीच में आके कुछ अपना ऐड ऑन कर दिया या मिटा दिया, वो सारी चीज़ें डिसगाइज नेचर रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट हो गया कंटेम्परेनेटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी आपके डॉक्यूमेंट एक ही टाइम पे लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट आपको मिला और उसमें आपने एक ही पेन को अभी यूज़ किया या फिर उसी पेन को आपने 2-3 महीने बाद ऐड ऑन कर दी कोई चीज़, तो वो साफ साफ नज़र आएगी कंटेम्परेनिटी की फॉर्म में। क्योंकि अगर आप एट अ प्रेजेंट कोई राइटिंग लिखते हो तो आप खुद से चेक करना, अगर आपने अभी कुछ नोट लिखा है और कुछ टाइम बाद आप उसी पेन से वहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आपके पेन की निब्स भी सपोर्ट नहीं करती हैं, वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक डिस्टॉर्शंस दिखाती हैं। तो ये कंटेम्परेनिटी जो है वो नज़र आती है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और नोन राइटिंग्स में हमेशा। इंक की वेरिएशंस भी पाई जाती है, आपने वही इंक नहीं यूज़ किया, कोई और इंक यूज़ किया है, पेन यूज़ किया है, तो भी कंटेम्परेनिटी नज़र आती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी इन राइटिंग्स। देखो कई बार क्या होता है कि आपको राइटिंग में कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, अब मेरी राइटिंग में कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं पाया जा रहा है, तो ये भी कई बार आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली आपके डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंडिविजुअलिटी पे भी काम करना होता है किसी भी राइटिंग को एनालाइज करने के लिए। ओके, कुछ और रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे जो कि आपको डाउट या आपकी डाउट के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ही किसी भी डॉक्यूमेंट एग्जामिनर को किसी निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। टूल्स एंड टेक्निक्स क्या यूज़ होते हैं? तो बेसिकली टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस में हम ये वाला काफ़ी हद तक ये पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट डिवीजन में हम किस तरीके की टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करते हैं? तो बेसिकली आपकी जो क्रिमिनल लेबोरेटरी है या क्राइम लेबोरेटरी है सॉरी, उसमें कंपैरेटिव माइक्रोस्कोप होना चाहिए, डिजिटल इमेजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, इंफ्रारेड यूवी लाइट सोर्स होने चाहिए, वीडियो स्पेक्ट्रल कॉम्परेटर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हम किसी भी फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कई सारे मेथड्स यूज़ होते हैं जिसमें कि हमारा रिटन डॉक्यूमेंट या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है जब हम उसे एग्जामिन कर रहे होते हैं, या फिर डिस्ट्रक्ट नहीं होता है। डिस्ट्रक्टिव मेथड्स में आते हैं इंक एनालिसिस स्पेसिफिकली, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स में आपके आते हैं जैसे कि हम रिप्रेजेंट करें यूवी लाइट या फिर आईआर लाइट के जो हम स्पेक्ट्रल्स यूज़ करते हैं उन्हें। तो यहाँ पे आपके जो भी आपके स्पेसिफिक टॉर्चेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो वेरिएशंस दिखा देते हैं अलग अलग कलर्स के फॉर्म में फ्लोरेसेंस करते हैं जब कलर जो इंक में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे और क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे इंक वेरिएशन तो हमने जानना ही है, इंडेंटिंग्स भी हम जानने की कोशिश करते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो कितना हम दबाव डालते हैं किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो इंडेंट्स की फॉर्म में नज़र आते हैं, उभार की फॉर्म में नज़र आते हैं। और ये जो आपके इंडेंट्स हैं या इंक हैं उनको हम एनालाइज करते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus के थ्रू, जिसे हम एसडा भी कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कई बार HPLC की फॉर्म में भी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग इंक के सैंपल्स जो हैं या फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जिसमें इंक किस तरीके की यूज़ की गई है उनके सैंपल्स की हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ओके, तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ आपकी हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिटरमाइन करते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, किस तरीके का मटेरियल है, किस तरीके का केमिकल है ये जो इंक में इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें हम HPLC के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट और क्या करते हैं हम, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमें इंडेंट्स को रिवील करना है, सपोज इंडेंट्स आपके छपा हुआ मटेरियल, सपोज आपने एक पेज पे कुछ लिखा तो उस पर तो आपकी राइटिंग है प्रॉपर, लेकिन वो पेज आप ले गए तो उसके जो इंडेंट्स हैं वो दूसरे पेज में, उसके नीचे वाला जो पेज है उसमें रह जाते हैं। उन इंडेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus के थ्रू। और ये जो आपका दो फॉर्म्स में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन डिवाइस और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन apparatus के फॉर्म में। यहाँ पे हम अप्लाइड चार्ज लगाते हैं और टोनर भी डालते हैं पर्टिकुलर पेपर में, और उससे हमें जो भी आपके एरियाज में इंडेंट्स होते हैं वो विजुअलाइज हो जाते हैं। आप उनको अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। अब
एस्डा में क्या होता है, एस्डा में जो इंडेंटेड एरिया है जहाँ पे कि आपका लेस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वहीं पे जो जहाँ पे इंडेंट्स होगा वहीं पे कम नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में, तो सिर्फ वहीं पे इंक जो है आपकी रिप्रेजेंट होगी। जबकि ईडीडी में क्या होता है कि पूरे पेपर में इंक फैल जाएगी, लेकिन इंडेंट्स पे ज़्यादा टोनिंग होगी किसी पर्टिकुलर इंक की। तो ये आपके एस्डा का और ईडीडी का बिहेवियर होता है। और ये टेक्निक जो है आपकी एस्डा वाली टेक्निक, ये तो आपके 7 लेयर्स ऑफ पेपर के नीचे भी आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट का इंडेंट्स पड़ा है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर लेती है। ओके, तो आपने एक पेपर के में कुछ लिखा और उसके नीचे के 7 पेपर भी आप उठा के ले जाओ तो भी जो आपका 8वां पेपर है उसमें आपके एस्डा के थ्रू इंडेंट्स को हम रिवील कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। नेक्स्ट है डिटेक्टिंग ऑल्ट्रेशंस, ऑब्लिटरेशंस और इरेजर्स। तो जहाँ पे भी आपने कोई ऑल्टर, कोई बदलाव किया है, ठीक है, या फिर कुछ छेड़छाड़ की है मटेरियल से, या फिर मिटाने की कोशिश की गई है किसी भी लिखे हुए कंपोनेंट को, तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे। पहले तो हम सिंपली, आप फोटोग्राफ खींच के ही देख लो तो आप कई सारी चीज़ें ऐसे ही रिवील कर लोगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके ऑल्ट्रेशंस हैं या ऑब्लिटरेशंस हैं या इरेजन्स हैं। और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं यूवी या आईआर वेवलेंथ की लाइट्स। तो इसके लिए सर्टेन इमेजिंग डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम यूवी और आईआर लैम्प्स आपके लगे होते हैं। फर्दर कुछ फिल्टर्स भी हम यूज़ करते हैं जिसमें हम वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर की बात करते हैं। तो वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर में क्या होता है, आप जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उसमें उसके आगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आगे फिल्टर्स लगा दोगे और फिल्टर्स से स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकलेगी और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट डिटेक्ट करेगी कि किस तरीके का इंक प्रेजेंट है और डिफरेंट इंक्स को अलग अलग फॉर्म में एनालाइज करके आपको बता देगी। तो ये हमारा सपोज एक ऑब्लिटरेटेड नोट है, तो हमने क्या किया, पहले कुछ लिखा और फिर ये हमने मिटा दिया। ओके, और फिर अब हमें क्या करना है, इस ऑब्लिटरेटेड नोट को रिवील करना है, इसमें क्या लिखा है। तो जब भी हम इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन डालेंगे तो ये नोट कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। ओके, तो इसे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्लिटरेटेड नोट या फिर ऑल्टर्ड नोट या फिर इरेज्ड नोट को भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स, जो भी आपके डाई कंपोनेंट है उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो इंक है उसमें किस तरीके का डाई या किस तरीके का केमिकल यूज़ हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, जिसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है किसी इंक का वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये आपका, हम इसमें क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा सेक्शन ले लेंगे, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है उसका एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं और उसको हम किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लेते हैं और सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद हम उसको क्रोमेटोग्राम में रन करवाते हैं और फिर क्रोमेटोग्राम में वो कहाँ तक रन हुआ उसकी रेफरेंस वैल्यू निकाल के जो भी आपकी आई है उसको हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये कौन सा केमिकल है। तो आरएफ वैल्यू के बेसिस पे हमारा किस तरीके का डाई या किस तरीके का केमिकल है इंक में प्रेजेंट वो पता चल जाता है थ्रू लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट है, ये एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा उसमें से एक पीस हम निकाल के अलग ले रहे हैं और इससे हमारा जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, अभी हम जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे HPLC वगैरह, तो उसमें हमें बहुत कम, लगभग आपका सिरिंज के बराबर, सिरिंज का जो आपका आगे का प्लंजर वाला हिस्सा होता है उतना पेपर लेना होता है। तो छोटा सा एक नॉच पेपर का ले लिया। दिक्कत वहाँ पे आती है जब उससे पेपर साइज़ ही आपको बहुत कम मिलता है तो उसमें इंक सैंपल भी उतना कम होता है, तो तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है इस तरीके के फोरेंसिक एनालिसिस में। नेक्स्ट, हम यहाँ पे जो भी इंक हमें मिलती है उसको हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल इंक लाइब्रेरी से, जो कि इंटरनेशनल इंक लाइब्रेरी के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस प्रेजेंट होते हैं और ये आपके US सीक्रेट सर्विसेज का ही एक कंपोनेंट है, एक डेटाबेस है। नेक्स्ट है, सील्स और स्टैम्प्स को भी हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो भी रबर स्टैम्प्स हैं या एम्बॉस सील्स हैं, वाटर मार्क्स हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं। जो भी मैकेनिकली प्रिंटेड मार्क्स हैं उनको भी हम एनालाइज करते हैं। अच्छा देखो, सील्स और स्टैम्प्स या फिर मैकेनिकली प्रिंटेड वर्जन्स को हमें एनालाइज करने के लिए आप वीडियो स्पेक्ट्रल टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर UV-IR टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्टेन काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस जो प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, उनके बेसिस पे हम इन सारे सील्स और स्टैम्प्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
ओके तो प्री रिकॉर्डेड वर्जन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, सील्स और स्टैम्प्स या वाटरमार्क से रिलेटेड उनको, और प्लस क्वेश्चन जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसको आपको पता लगाना है कि ये फ्रॉडरी तो नहीं है, उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ पे आपकी इस डेटाबेस से। तो डेटाबेस में आपने क्या किया, सबसे पहले फोटोग्राफ लेना है आपको, माइक्रोस्कोपिक फ़ोटो लेनी है आपको अपने सील्स या डेटा की, और फिर उसे उस डेटाबेस में आपने कंपैरिजन के लिए डालना है। तो इसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं। इसमें आपके आते हैं सर्टेन पेपर्स, रबर स्टैम्प्स, नोटरी सील्स या फिर प्रिंटिंग डिवाइसेस। अभी हम कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि कभी भी जो हैंड राइटिंग वर्जन होता है उसमें हम कभी भी मशीन लाइक प्रिसीजन के साथ नहीं लिख सकते। इवन अगर मैं एक ड्रॉ बनाऊँ अपने लैपटॉप में और आप अपने लैपटॉप में कोई ड्रॉ बनाएं, कोई इमेज बनाएं, तो वो भी आपकी सेम टू सेम एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। तो इस उसमें भी कुछ ना कुछ आपके डिविएशंस नज़र आती है। तो ये जो वेरिएशंस होती हैं इन्हीं को हम चेकआउट करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वर्जन में। और ये जो वेरिएशंस होते हैं ये हमेशा आपके डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को फ्रॉम इट्स नेचुरल वन। और स्पेसिफिकली हैंड राइटिंग में तो ये क्लियरली मेंशन करते हैं किस तरीके के नेचुरल वेरिएशंस हैं या फ्रॉज्ड वेरिएशंस हैं, कोई भी फॉर्जरी का केस है। हैंड राइटिंग के कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना होता है, राइटिंग सैम्पल्स लेने होते हैं और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट लेने होते हैं। ओके और इनके बीच में हम किस तरीके के कर्सिव्स हैं या किस तरीके के अपर लोअर केसेस हैं, किस तरीके के स्लांट्स हैं, इन सबको एनालाइज करना होता है, जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। यहाँ पे जब भी हम हैंड राइटिंग की बात करें तो 20 से 30 रिपीटेशन लेने होते हैं हमें सिग्नेचर के आपके नोन डेटा के फॉर्म में या नोन राइटिंग के फॉर्म में, या फिर 15 से 20 रिपीटेशन लेने होते हैं इंडिविजुअल के आपके बैंक चेक्स के फॉर्म में, और साथ साथ में 3 से 4 रिपीटेशंस लेने होते हैं एंटायर रिटर्न लेटर का। कभी भी जब भी हम किसी को क्यूडी की फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं तो हम जो भी आपका नोन सैंपल है उसके इतने रिपीटेशंस के सैंपल्स लेके जाते हैं। और यहाँ पे हमेशा जो डॉक्यूमेंट हमें एनालाइज करने होते हैं टाइपराइटर, फैक्स मशीन, प्रिंटर्स के, उनको एनालाइज करने के लिए डिफरेंट डेटा बेसिस पे काम किया जाता है। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एविडेंसेस और रिलेटेड एनालिसिस।